हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट एडिशन में बात की थी कि अगर आपके पास प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे पास आया ये पहला रिस्पॉन्स है रचना दयाराम महात्रे का, जिन्होंने कम शब्दों का उपयोग करके बोला है, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, फीलिंग ऑफ लेटनेस इज हाई। मतलब उनको अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बनाए रखने में डिफिकल्टी फेस हो रही है और एक फीलिंग ऑफ लेटनेस से भी उनको डील करना पड़ रहा है। आई गेस इससे उनका मतलब है कि वो अपने डेली टास्क को लेकर पीछे छूट रही है। अब रचना जी, आपकी ये कंसिस्टेंसी को लेकर चिंता बिल्कुल जायज़ है। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पूरा गेम ही कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस का है। हफ्ते में 3 दिन काफ़ी ज़्यादा पढ़ने से काफ़ी बेहतर है कि आप हर रोज़ मॉडरेट लेवल की पढ़ाई करें और कंसिस्टेंटली अपने स्केड्यूल को फॉलो करते रहें। ऐसे ब्रेक्स ना लें जो आपकी रिदम को तोड़ दें। हाँ, कभी कभी ऐसे ब्रेक्स लेना बिल्कुल हेल्दी है। यू नो व्हाट दे से, एवरीथिंग इन मॉडरेशन, इवन मॉडरेशन। तो आप इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए पहले तो अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप जेन्युइनली कमिटेड है अपने इस गोल को लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स आपको पुश कर रही है। अगर ऐसा नहीं है और आप जेन्युइनली अपने गोल को परस्यू कर रही हैं तो फिर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकती हैं। अब ये एक बड़ा टॉपिक है पर हम इस पर ब्रीफली बात करते हैं। आप 2 एरियाज में एक्शन लीजिए। पहला एरिया है आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए और दूसरा एरिया है अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए। डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए आप अपने दिन के हर 1 घंटे को नोट डाउन करें। एक टेबल बना लें और 1 हफ्ते तक हर रोज अपने 45 मिनट या 1 घंटे के वर्किंग सेशन को उनमें नोट करें। आप अगर उन सेशंस में पढ़ते हैं तो उसको नोट करें, या आप कुछ और काम करती हैं तो उसको भी नोट करें। 1 हफ्ते या 10 दिन तक ऐसा करने के बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव पिक्चर मिल जाएगी कि आप अपने वर्किंग आवर्स को कितना यूटिलाइज कर रही हैं और किस तरीके से यूटिलाइज कर रही हैं। अब अगर आपके वर्किंग आवर्स में कोई मेजर इश्यूज हैं, जैसे कि आपको अपने किसी और पर्सनल काम का ध्यान रखना है, जैसे कि घर का कोई काम, या फिर कोई ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक्स लेना, या उन ब्रेक्स में बैड हैबिट्स जैसे कि दीदी, रील्स आप देखना, यहाँ पे क्यों खड़ी शॉर्ट्स हो? कुछ देखना, नहीं, ऐसे ही आग गेम्स लगी। खेलना, ये क्या हो गया? स्नैक्स खाना वगैरह, तो आप इन टाइम कंज्यूमिंग डिस्ट्रैक्शंस को नोट करें और अपनी लाइफ से इनको कॉन्शियसली हटा दें। अगर आपके लिए कोई काम ज़रूरी नहीं है तो उनको करना बंद कर दें। अगर आप अपनी मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो अपना मोबाइल बदल लें और एक फीचर फ़ोन को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मैंने भी अपनी 7 साल की प्रिपरेशन जर्नी में नोकिया 1280 को यूज़ किया था। मेरे दोस्त इससे काफ़ी नाराज़ थे, बट इट वॉज़ वेरी बेनिफिशियल टू मी पर्सनली। और दूसरे एरिया में अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट को या प्रिपरेशन रिलेटेड एक्टिविटी को शुरू करने से पहले उसके लिए एक रियलिस्टिक गोल को सेट करें। रियलिस्टिक इज द कीवर्ड हेयर। आप अपने गोल को टाइम एलोकेट करते समय उस पीरियड में अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा समय दे दें जब तक आप अपने इस गोल मेकिंग प्रोसेस में एक्सपर्ट नहीं बन जाते। और उन गोल्स को आप होली मान लें। मतलब उन गोल्स को अपनी जिंदगी में एक पवित्र लक्ष्य समझ लें। अपनी हार और जीत को उन शॉर्ट टर्म गोल से जोड़ लें। आप सोच लें कि अगर आप अपने इन शॉर्ट टर्म गोल्स में जीत जाओगे तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी ऑटोमेटिकली आप जीत लोगे। व्हाट आई मीन टू से इज मेक रियलिस्टिक गोल्स एंड फॉलो देम। इसके लिए आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करें, कैलेंडर का इस्तेमाल करें, मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करें या वगैरह। आप इन एडवाइसेस को इनकॉर्पोरेट करें और अगर आपको कोई और इश्यूज फेस होते हैं तो फिर से मुझे मैसेज करें। वील वर्क ऑन इट टुगेदर। आज के एडिशन में 31 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के न्यूज़ इवेंट्स कवर्ड हैं। इस एडिशन में हम कवर करेंगे आंध्र प्रदेश में हुए एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट को, केरला के कोची में हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर एल सीसी के बीच हुई इजराइल पैलेस्तीन को लेकर एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अभी कुछ समय बाद रिलीज किए जाने वाले एक विजन इंडिया एट 2047 डॉक्यूमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग एंटी डिफेक्शन लॉ पर अपडेट्स को, वेस्टर्न घाट्स में मिली एक नई मशरूम स्पीशीज को और वेस्टर्न घाट्स को, केरला के आरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को,
सुप्रीम कोर्ट में आज शुरू होने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर हियरिंग्स को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के उस पर कमेंट्स को, श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट में प्रेजेंट एक चाइनीज रिसर्च वेसल को, फिर एंड में हम 2 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। पहला है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स में पेंडिंग 3 क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, और दूसरा है इंडिया का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड पास किए गए रेजोल्यूशन पर एब्सटेंशन से रिलेटेड। ये आज की पहली न्यूज है आंध्र प्रदेश से, जहां के कंटाकपल्ली स्टेशन पर ट्रैवल कर रही 2 ट्रेन्स के बीच एक कोलिजन हो गया है। इस एक्सीडेंट में 14 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और 38 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेलवे ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में ये एक्सीडेंट होने का कारण है रयागढ़ पैसेंजर ट्रेन का सिग्नल को जंप कर देना। इन दोनों ट्रेन्स में कवच एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं था। रेलवे ऑफिशियल्स ने बोला है कि अगर इन ट्रेन्स में कवच सिस्टम होता तो ये एक्सीडेंट्स नहीं होते। आई होप यू रिमेंबर कि ऐसा ही एक एक्सीडेंट इस साल के जून में उड़ीसा में भी हुआ था, जिस एक्सीडेंट में लगभग 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से रिलेटेड नोट्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज है केरला की पोर्ट सिटी कोची से, जहां पर एक टेरर इंसिडेंट हुआ है। संडे को कोची से 24 किलोमीटर दूर एक कलमसरी नाम की म्युनिसिपैलिटी रीजन में प्रेयर मीटिंग के दौरान एक के बाद एक 2 बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए हैं। इन ब्लास्ट में 2 लोगों की जान चली गई है और लगभग 40 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने एक सस्पेक्ट को अरेस्ट भी किया है और उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर चार्ज भी किया है। ये नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर एल सीसी के बीच इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हुई एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग दोनों लीडर्स ने वेस्ट एशिया में फिलहाल चल रही इस सिचुएशन पर आपसी बात की है, और ये भी बात की है कि कैसे इस सिचुएशन का पूरी दुनिया पर असर हो रहा है। दोनों लीडर्स ने इस सिचुएशन से रिलेटेड टेररिज्म, वायलेंस और वहां पर हो रही सिविलियन डेथ्स पर भी चिंता जताई है। और उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिलीज की गई एक दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को की गई इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि इंडिया इजिप्ट के गाजा में मदद पहुंचाने के रोल को काफी वैल्यू करता है। एंड एज अ साइड नोट, आई होप आपको पता है कि इंडिया ने भी 22 अक्टूबर को गाजा में मदद पहुंचाने के लिए वहां पर काफी सारे रिलीफ आइटम्स को पहुंचाया था। इंडिया ने अपनी इस एड को इजिप्ट के एल अरीश एयरबेस में पहुंचाया था, क्योंकि डायरेक्टली गाजा को एक्सेस करना इस समय फिजिबल नहीं है। पर ये इंडिया के रिलीफ मटेरियल्स और बाकी और काफी देशों से आए हुए रिलीफ मटेरियल्स भी अभी इस समय इजिप्ट में ही लॉक्ड हैं, क्योंकि गाजा में हो रहे अटैक्स की वजह से इस समय वहां पर स्थिति काफी गंभीर है और वहां पर फ्यूल शॉर्टेज होने की वजह से वहां तक ट्रैवल करना भी मुश्किल है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से ही रिलेटेड आई होप आपको ये भी पता होगा, क्योंकि वी कवर्ड दिस इन अवर लास्ट एडिशन, कि इंडिया ने अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में गाजा में सीज फायर एस्टैब्लिश करने के लिए पास किए गए एक मेजर रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया है, ये बोलकर कि क्योंकि उस रेजोल्यूशन में हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए अटैक्स को एक्सप्लिसिटली कंडेम नहीं किया गया था। मतलब क्योंकि उस रेजोल्यूशन में हमास के उन अटैक्स की सीधे सीधे शब्दों में निंदा नहीं की गई थी, इसलिए इंडिया ने उस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया है। इंडिया के इस एब्सटेंशन को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है, ये बोलकर कि जब इंडिया ग्लोबल पॉलिसी लेवल पर नॉन वायलेंस के तरीकों से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने पर इतना विश्वास रखता है, तो इंडिया को अपनी उस पॉलिसी से कंसिस्टेंट रहते हुए इस रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट करना चाहिए था। फ्रेंड्स, इस एग्जैक्ट टॉपिक पर हम इस एडिशन के लास्ट पार्ट में एक एडिटोरियल को भी कवर करेंगे। एंड एज अ साइड नोट, ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट यूपीएससी प्रिलिमिनरी ईयर 2024 का एक मेजर टॉपिक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड सीधा या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। हम इस इवेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं। आप भी इस इवेंट पर अपने पर्सनल नोट्स को कंसोलिडेट करते रहें। ये नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट के एक प्लान से रिलेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक विजन इंडिया एट 2047 डॉक्यूमेंट पर काम कर रही है। इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस विजन प्लान डॉक्यूमेंट में इंडिया की इकोनॉमी
मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंसे, इसके लिए पॉलिसी स्टेप होंगे। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, इस पर अभी हम जल्द ही बात करेंगे। और इस विजन डॉक्यूमेंट में इंडियन इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन के साइज का बनाने के लिए पॉलिसी स्टेप्स भी रिकमेंडेड होंगे। इस 2047 के विजन डॉक्यूमेंट में इंडिया की पर कैपिटा इनकम को 2047 में 18,000 से $20,000 एनविजन किया जाएगा। मतलब ऐसी कल्पना की जाएगी। इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए पिछले 2 साल से काम चल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा थॉट लीडर्स और कॉरपोरेट लीडर्स जैसे कि एप्पल के सीईओ टिम कुक, सुंदर पिचाई, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, के.एम. बिरला, एन. चंद्रशेखरन और इंदिरा नूई जैसे व्यक्तियों से भी सुझाव लिए जाएंगे। इस न्यूज आर्टिकल में जो और फैक्ट्स मेंशन्ड हैं वो हैं कि इंडिया ने ग्लोबल जीडीपी में अपने शेयर को 1991 में 1.1% से आज 2023 में 3.5% कर लिया है। ये एक मेजर सिग्नल है इंडिया की ग्रोथ का। और इंडिया की इकोनॉमी इस समय ग्लोबली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आई एम श्योर यू नो दैट। इस पर तो प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और खास बात यह है कि इंडिया की ये ग्रोथ बावजूद इसके है कि इंडिया के पास बैंकिंग सेक्टर में, कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर में, लीगल सेक्टर में, कंसल्टेंसी सेक्टर में और अकाउंटेंसी सेक्टर में कोई मेजर ग्लोबल लेवल पर एंटिटी नहीं है। इस विजन डॉक्यूमेंट में यह भी एनविजन किया जाएगा कि इंडिया के अभी डोमेस्टिकली एग्जिस्ट कर रहे इन सेक्टर के प्लेयर्स ग्लोबल लेवल के प्लेयर्स बने। अब हम इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड एक मेजर टॉपिक मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में बात करते हैं। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? मिडिल इनकम ट्रैप एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कई इकोनॉमीज अपनी ग्रोथ जर्नी में मिडिल इनकम लेवल पर आकर अटक जाती हैं और उससे आगे डेवलप्ड नेशंस जितने लेवल तक नहीं बढ़ पाती। ऐसी कंट्रीज का एग्जाम्पल है ब्राजील, साउथ अफ्रीका और मलेशिया। इस स्पेसिफिक न्यूज आर्टिकल में बात की गई है कि गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि इंडिया की इकोनॉमी 5,000 से 6,000 पर कैपिटा इनकम लेवल पर आकर ना रुके और 2047 तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम लेवल 18,000 से $20,000 तक ग्रो करे। अब इससे रिलेटेड आज का क्वेश्चन बताइए, फिलहाल इंडियन इकोनॉमी का इन टर्म्स ऑफ करेंसी जीडीपी साइज क्या है? ये नेक्स्ट न्यूज है जुडिशरी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो पिछले कुछ समय से काफी बार न्यूज इवेंट्स में रिपीट हो रहा है। महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में पेंडिंग एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स की वजह से इस ही महीने में सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर को कम से कम 3 बार ऑन द रिकॉर्ड वार्न कर चुके हैं, ये बोलकर कि वो अपनी स्टेट असेंबली में पेंडिंग इन एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स को डिले ना करें और उनकी सुनवाई को शुरू करें। हमने इन एडिशन में उन सभी इवेंट्स को कवर किया है। दैट्स व्हाई आई होप कि आपको अब तक एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पता होगा। ये सिर्फ एक करंट अफेयर इवेंट ही नहीं, पर यह टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक भी है। हालांकि दिस इज नॉट द वे यू शुड प्रिपेयर, बट आई शुड से दैट दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक। अब ये इवेंट आज न्यूज में इसलिए है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर को 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है कि वो अपनी असेंबली में पेंडिंग शिवसेना एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस पर एक्शन ले और उसके अगले महीने तक मतलब 31 जनवरी 2024 तक एनसीपी पार्टी से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स पर भी एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट ने इन डेडलाइंस को फिक्स करते समय बोला है कि ऐसा ठीक नहीं होगा कि इन प्रोसीडिंग्स को अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शंस तक डिले कर दिया जाए। अब हम एंटी डिफेक्शन लॉ, जिस पर प्रिलिमिनरी 2022 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक भी है, इसकी बात करते हैं। ये एक्ट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, पर इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राजीव गांधी की गवर्नमेंट के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको 10th शेड्यूल के नाम से भी जाना जाता है, इस लॉ में कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर किसी स्टेट असेंबली के मेंबर को उनकी उस हाउस की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इस लॉ की एक खास बात है कि एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स में जुडिशरी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, पर उस रिस्पेक्टिव हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे कि स्पीकर इन प्रोसीडिंग्स को एडजुडिकेट करते हैं। और ये ही इस लॉ की एक कमजोरी भी है क्योंकि हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मोस्ट केसेस में रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं और मोस्ट केसेस में अनबाइस्ड नहीं होते,
जैसा कि अभी इस केस में महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इस लॉ का एक और लूप होल भी है। एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स को पूरा करने के लिए कोई सेट टाइम लिमिट नहीं है और इस कोई टाइम लिमिट ना होने के प्रोविजन को एब्यूज किया जाता है। इस लॉ से जुड़ी और भी डिटेल्स हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ये नेक्स्ट न्यूज एक माइनर न्यूज इवेंट है और है वेस्टर्न घाट से, जहां पर रिसर्चर्स ने एक नई मशरूम की स्पीसीज को डिस्कवर किया है। आई होप आपको पता है कि मशरूम से रिलेटेड ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही प्रिलिमिनरी में पूछा भी जा चुका है। हालांकि ये एक टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था एंड इट वाज एन इजी क्वेश्चन। कमिंग बैक टू द न्यूज, रिसर्चर्स को वेस्टर्न घाट्स में मशरूम की एक नई स्पीशीज मिली है जिसको उन्होंने कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस्क्वामोसुस नाम दिया है। अब आप इस नाम को या इस मशरूम की डिटेल्स को याद ना करें क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, पर आप वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ लें। इनफैक्ट बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट नवंबर, आई एज्यूम कि आप अब तक इस बेसिक टॉपिक के बारे में कम से कम थोड़ा तो पढ़ ही चुके होंगे। ब्रीफली वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लोकेटेड एक ओल्ड माउंटेन रेंज है जो गुजरात में तापी नदी से शुरू होती है और साउथ में कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करती है। वेस्टर्न घाट्स एक रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वेस्टर्न घाट्स एक हिमालय जितना ऊंचा माउंटेन सिस्टम तो नहीं है, इसकी एवरेज एलिवेशन केवल 1500 मीटर है। वेस्टर्न घाट्स की मेजर पीक्स हैं अनाईमुडी जो केरला के इराविकुलम नेशनल पार्क में लोकेटेड है और डोडा बेटा जो नीलगिरीज हिल्स का पार्ट है। आप वेस्टर्न घाट्स, उसकी बायोडाइवर्सिटी, उसका फॉर्मेशन, मॉनसून में उसका रोल और काफ़ी और टॉपिक्स जो वेस्टर्न घाट से एसोसिएटेड हैं उनके बारे में धीरे धीरे एज यू मूव ऑन विद योर प्रिपरेशन पढ़ते रहें। आप ईस्टर्न घाट्स, पेनिनसुलर इंडिया के सभी मेजर माउंटेन रेंजेस, प्रोटेक्टेड एरियाज, लेक्स और रिवर्स के बारे में भी अपनी ज्योग्राफी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ लें। इससे रिलेटेड आज का दूसरा क्वेश्चन, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक का नाम बताइए। ये नेक्स्ट न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसको 2017 में एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जिन बॉन्ड्स की मदद से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कॉरपोरेशन एनोनिमसली पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती है। और इस स्कीम की लीगैलिटी को चैलेंज करने वाली काफी पिटीशंस पिछले 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी हैं। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लगभग 2 हफ्ते पहले इस स्कीम को चैलेंज करने वाली पिटीशंस की सुनवाई के लिए उनको एक 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया था और 31 अक्टूबर यानी कि आज उनकी हियरिंग डेट को फिक्स किया था। अब इन हियरिंग्स में जो भी होता है उससे रिलेटेड अपडेट्स को हम फॉलो करते रहेंगे। हम अभी बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमानी की इस कॉन्टेक्स्ट में दी गई स्टेटमेंट को। इंडिया के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन तो देता है, पर उन राइट्स पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिटीजन्स कोई भी इंफॉर्मेशन सीक कर सकते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन की डिमांड से कुछ स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व होना चाहिए और जनरल हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी के रीजन से इंफॉर्मेशन सीक करना एक रीजनेबल डिमांड नहीं है। अब आप इस स्टेटमेंट के बारे में सोचिए कि क्या आप इससे एग्री करते हैं। हम इस इवेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स को फॉलो करते रहेंगे। ये न्यूज़ है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और इसका कॉन्टेक्स्ट है श्रीलंका के वेस्टर्न कोस्ट में प्रेजेंट एक चाइनीज वेसल जिसको लेकर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों कंसर्न्ड है। टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट, चाइना का रिसर्च वेसल शियान 6 ने 2 दिन के रिसर्च मिशन के लिए श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट में है। श्रीलंकन अथॉरिटीज ने इस चाइनीज वेसल की प्रेजेंस को एज अ मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च बोलकर डिस्क्राइब किया है। हालांकि इससे पहले दी गई स्टेटमेंट्स में यह बोला गया था कि ये रिसर्च वेसल रिप्लेनिशमेंट यानी कि फूड और फ्यूल के लिए इस रीजन में आया है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने चाइना के इस वेसल के खिलाफ कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया है। अब इस इवेंट में और क्या डेवलपमेंट होते हैं हम उसको फॉलो करते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है मॉनसून सेशन के आखिरी दिन में इंट्रोड्यूस किए गए 3 क्रिमिनल लॉ बिल्स। इन बिल्स को आखिरी दिन इंट्रोड्यूस करते ही पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को रेफर कर दिया गया था, जहां पर इन 3 बिल्स पर इस समय डिलिबरेशंस चल रही हैं, मतलब विचार विमर्श चल रहे हैं।
अब ये एडिटोरियल इसी कॉन्टेक्स्ट में है। पहले एक बार फिर से इन 3 बिल्स को मेंशन करते हैं। ये बिल्स हैं भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस करेगा, और आखिरी भारतीय साक्ष्य बिल, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स में, जहां पर इन बिल्स पर डेलिब्रेशंस चल रही हैं, इन बिल से रिलेटेड एक फाइनल रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार है। पर इस कमेटी, जिसकी अब तक 12 सिटिंग्स हुई हैं, उसके कुछ मेंबर्स इस बिल के कुछ प्रोविजंस को लेकर डिसएग्रीमेंट में हैं। कुछ मेंबर्स का ये कहना है कि ये बिल्स इतने मेजर और कॉम्प्रिहेंसिव हैं कि इनके विचार विमर्श के लिए अभी और समय देना चाहिए। केवल 12 सिटिंग्स इस प्रोसेस के लिए काफी नहीं है और इन बिल्स को पास करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि इस प्रोसेस में और वाइडर कंसल्टेशन होनी चाहिए, मतलब और व्यापक परामर्श होना चाहिए। इन कंसल्टेशंस के लिए देश भर के लॉयर्स, एक्टिविस्ट, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के मेंबर्स और बाकी और ऐसे लोग जो डेली बेसिस पर इन लॉ से डील करते हैं, उनसे भी और सलाह लेनी चाहिए। अब इस कमेटी की नेक्स्ट मीटिंग 6 नवंबर को होगी। बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट की कोशिश है इस बिल को विंटर सेशन तक इंट्रोड्यूस करने की, और इसी के लिए इस बिल को पास करने के लिए थोड़ी जल्दबाजी की जा रही है। इस पीस के ऑथर कंक्लूड करते हैं ये बोलकर कि हाँ, इन बिल्स के कुछ मेजर पार्ट्स हैं जो पुराने बिल्स की एग्जैक्ट कॉपी हैं, पर कुछ ऐसे प्रोविजंस और ऑफेंसेस हैं जिनको एक लॉ के तौर पर फाइनलाइज करने से पहले जरूरी होगा कि उनको और गहराई से जांचा जाए। अब इस इवेंट में और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, हम उसको फॉलो करते रहेंगे। आप भी इस बिल पर ध्यान दें। ये बिल्स एक मेजर टॉपिक है जिनके लिए आई रिकमेंड यू कि आप इसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ लें। ये हमारा आज का दूसरा एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रिसेंटली पास किया गया एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, जिसको 7 अक्टूबर से चल रहे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर एस्टैब्लिश करने के लिए पास किया गया है। हमने इस इवेंट को अपने लास्ट एडिशन में भी एज अ न्यूज इवेंट कवर किया था। आई होप यू हैव सीन दैट। इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 120 मेंबर कंट्रीज ने सपोर्ट किया है, 14 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया है और 45 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया है। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया है, मतलब ना तो इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है और ना ही इंडिया ने इसको अपोज किया है। और इसी से रिलेटेड ये आज का एडिटोरियल है। तो इस पीस में बात की गई है कि इंडिया ने इस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया है कि इस रेजोल्यूशन में हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए इन अटैक्स की सीधे शब्दों में निंदा नहीं की गई है। मतलब द हमास अटैक्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली कंडेम्ड इन दिस रेजोल्यूशन। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया का टेररिज्म के खिलाफ एक ग्लोबल पॉलिसी स्टैंस होने के बावजूद भी इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया, और जबकि इंडिया के सभी पड़ोसी कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया के पास काफी और रास्ते थे जिनको चुना जा सकता था इस वोट पर एब्सटेन करने की जगह पर। इस रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया जा सकता था ताकि 7 अक्टूबर को किए गए अटैक्स को उस रेजोल्यूशन में रेफर किया जा सके। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया के इस स्टैंड से ये इंडिकेशन मिलती है कि इंडिया इस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में एक सेफ अप्रोच लेना चाहती है और कोई स्ट्रॉन्ग साइड्स नहीं लेना चाहती। और ये अप्रोच 2018 में इंडिया की ली गई अप्रोच से काफी अलग है, जब उस समय चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया ने इजराइल को गाजा के अगेंस्ट एक्सेसिव फोर्स, मतलब जरूरत से ज्यादा फोर्स ना यूज करने के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया का ऐसे मेजर ग्लोबली रेलिवेंट इश्यूज पर साइड में चुपचाप खड़े हो जाना शोभा नहीं देता, और इंडिया का अपने आप को ग्लोबल साउथ की वॉइस रिप्रेजेंट करने के क्लेम्स के साथ भी मैच नहीं करता। That's all for today, friends. See you on the next edition on Wednesday. And friends, it's a humble request. अगर इन वीडियोस से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है and you want to support this channel, you can do your part. First, by making a donation. Second, by liking this video. See you on Wednesday. Take care. Bye.